धैर्य एक ऐसा गुण है जो विपरीत समय में मुश्किलों को बढ़ने से रोकता है। इसलिए धैर्य रखें और खुद पर हमेशा विश्वास रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। 9 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके एकमात्र पसंदीदा सुपर प्राइम टाइम शो का, यानी कि जनमत का। एक ऐसा शो जहां पे आप हर खबर पर पोल के माध्यम से भाग लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर वहां आप वोट करते हैं, तो नतीजे रोजाना हम आपको दिखाते हैं, अहम मुद्दे दिखाते हैं जनमत में। चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं बिना फ्लोर ग्राफिक्स के, क्योंकि मैंने आपको मुद्दे पहले ही समझा दिए। सीधा बढ़ेंगे बिना आपका वक्त जाया किए। पहली खबर में बात करेंगे महाकुंभ की, बात करेंगे सनातन के महासंगम महाकुंभ की, जिसमें अब सियासी डुबकियों का लगना तेज हो गया है। पहले सीएम योगी आदित्यनाथ, फिर अखिलेश यादव और आज गृह मंत्री अमित शाह ने साधु संतों के साथ महाकुंभ में डुबकी लगाई। देखिए, उसके साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी संगम तट पर मौजूद रहे। दोनों लोगों ने भी गंगा में डुबकी लगाई। रामदेव समेत अन्य संत जनों ने हाथ में गंगा जल लेकर अमित शाह को स्नान करवाते हुए भी वो नजर आए। और ये अमित शाह पूजा अर्चना करते हुए, त्रिवेणी संगम आरती करते हुए, उसकी तस्वीरें भी आप देखिए। इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच सूर्य उपासना की गई। स्नान के बाद अमित शाह जूना अखाड़े में साधु संतों के साथ उन्होंने भोजन किया। शाह ने अपने दौरे से पहले सोशल मीडिया के माध्यम से ये लिखा कि महाकुंभ सनातन संस्कृति की उसका अविरल प्रतीक है। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। आज धर्मनगरी प्रयागराज में एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान करने और संत जनों का आशीर्वाद लेने के लिए उत्सुक हूं। अब जहां एक तरफ आपको बता दें कि बीजेपी के जो है वो इस महासंगम में आस्था की डुबकी लगा रहे थे नेता, तो वहीं दूसरी तरफ इन डुबकियों से विपक्ष में चिढ़ देखने को मिल रही है। जी हां, पहले योगी आदित्यनाथ के स्नान पर अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में राजनीति नहीं होनी चाहिए, और फिर कल आपने खुद देखा और खुद वो स्नान करके भी उन्होंने सनातन के साथ उन्होंने दिखाया कि वो भी साथ खड़े हैं। अपने 27 के रास्ते को निकालने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन अब आज गृह मंत्री अमित शाह के स्नान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास में सनातन की गरिमा का जो अपमान किया है, उसके लिए शायद ही उन्हें सनातनी हिंदू कभी माफ करें। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह के अमृत स्नान पर विवादित बयान देते हुए कहा कि मोदी शाह ने इतने पाप किए हैं कि उन्हें 100 जन्म में भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। और साथ ही उन्होंने गंगा मां और महाकुंभ अमृत स्नान का मजाक बनाते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती। अब इस तरीके के बयानों से ये तो साफ है कि सनातन के इस महासंगम से विपक्ष एक प्रकार से बौखलाया हुआ है कि वो अपने शब्दों और सनातन की गरिमा को भूल चुका है। आपको बता दें कि इस आयोजन की गौतम अडानी, सुधा मूर्ति, अनुपम खेर, वाटर वुमन समेत कई दिग्गजों ने तारीफ की है। आप देखिए, और इस महासंगम में 10 देशों के 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने विभिन्न अखाड़ों व भ्रमण व स्नान किया है, जिसमें फिजी, फिनलैंड, गुयाना, मलेशिया, मॉरिशस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो, यूएई के प्रतिनिधि शामिल हैं। लेकिन शायद विपक्ष को यह सब रास नहीं आ रहा है, और आखिर इस महायोजन से और सनातनियों के संगम स्नान से विपक्ष को क्या तकलीफ है, आप ये सब जानिए इस बयान से कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा। उनकी बाइट, फिर अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक, तमाम संपित पात्रा तक सारी प्रतिक्रिया आपको एक साथ सुनाते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं।
ये सरकार के लोगों को कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं बनाना चाहिए इसको। समाजवादी सरकार में भी और पहले भी नेताजी को भी और हम लोगों को भी कुंभ के आयोजन को करने का मौका मिला था। जो उस समय कुंभ हुआ था, कम संसाधन में सरकारें अलग अलग थीं। यूपी में सरकार दूसरी पार्टी की थी, समाजवादी पार्टी की थी, दिल्ली में सरकार दूसरी पार्टी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कम संसाधन में 800 और 1300 करोड़ में वो महाकुंभ या कुंभ से जो 12 साल बाद होता है वो कुंभ कराया गया था। सर पहले और आज तो सुनने में आ रहा है कि 7,000 करोड़ 10,000 करोड़ खर्च हो रहा है। अगर यहाँ लोगों को असुविधा हो रही है चलने के लिए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। लेकिन इतने संसाधन होने के बाद अगर कमियां रहती हैं तो कहीं ना कहीं कोई सवाल खड़ा करता है। और आज का समय तो ऐसा है कि हर चीज़ लाइव है, हर चीज़ दिख रही है, रिकॉर्ड कर रहे हैं लोग। हमें उम्मीद है कि सरकार उन तमाम कमियों पर ध्यान देगी। सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी। और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। सर कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर कल जो ज्वाइंट पार्लियामेंट और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं वो लोग। उन्होंने कहा कि संगम तट पर, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है। और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई है, वहां जाकर के उनसे मिलना, क्या ये पॉलिटिकल नहीं है? पॉलिटिकलाइज करना नहीं है, राजनीतिकरण नहीं है। राजनीति में इस प्रकार की दोरंगी नीति जनता स्वीकार नहीं करती है। अखिलेश यादव जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम अंजुली में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी के जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। चलिए, इसी के साथ वक्त है कि एक हम आपसे जो पोल के माध्यम से प्रश्न पूछते हैं वो भी आपको बता देते हैं कि क्या खड़गे ने महाकुंभ का अपमान किया है अपने स्टेटमेंट के माध्यम से। हाँ या ना में जवाब देना है। उत्तर देख लेते हैं। 99% लोगों ने कहा हाँ, 1% लोगों ने कहा ना। बहुमत ये मानता है कि खड़गे ने अपमान। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाकुंभ स्नान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने टिप्पणी कर संगम का अपमान किया। तो इससे पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स में दशकों से चली आ रही सरस्वती पूजा के आयोजन को रोकने का आदेश जारी करवा दिया और बहाना ये दिया कि इससे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले कॉलेज कैंपस में कुछ हिंसक वारदातें हुई थी। हॉस्पिटल के 4th ग्रेड स्टाफ ने मरीज के अटेंडेंट के साथ बलात्कार की कोशिश भी की थी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अस्पताल की व्यवस्था सुधारने की बजाय सरस्वती पूजा के आयोजन को कैसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वो कैसे रुक जाए उसके लिए जान लगा रहे हैं कि भाई ये पूजा रुक जाए, व्यवस्था जो है वो होती रहेगी। हालांकि उनकी कोशिश सफल नहीं हो सकी। रिम्स में सरस्वती पूजा रुकवाने के लिए जो आदेश जारी किया गया था वो छात्रों और बीजेपी के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। पूजा रुकवाने के आदेश के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे पोस्ट कर, देखिए, एक पोस्ट से इस रोक को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की सांप्रदायिक विचारधारा और फैसले संस्कृति और धार्मिक विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हमारी पूजा रोकी जा रही है, कल हमारी संस्कृति और देवी देवताओं के अस्तित्व पर भी सवाल उठाए जाएंगे। क्या है मामला? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को भी समझिएगा।
एक जिहादी कितना भी पढ़ा लिखा हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी संस्था में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो हमेशा ही गैर मुस्लिमों का शोषण और दमन ही करेगा। ऐसे ना जाने कितने मामले सुदर्शन न्यूज आपको दिखाता रहा है और आज भी एक ऐसा ही मामला फिर सामने आया झारखंड से, जहां रांची के रिम्स में सरस्वती पूजा के आयोजन पर रोक लगा दी गई। कई दशकों से होते आ रहे इस आयोजन को छात्रों की लड़ाई का हवाला देकर रद्द करने को कहा गया। छात्रों को सभी तैयारियां बंद करने और चंदे का पैसा वापस करने का आदेश RIMS यानी रिम्स प्रशासन ने जारी किया। बेशक इस आदेश को रिम्स की डीन शशि बाला सिंह ने जारी किया, लेकिन इसके पीछे किसी सनातन विरोधी मानसिकता का हाथ था, जिसका खुलासा किया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की सांप्रदायिक सोच के चलते ये रोक लगी है। इसके साथ जैसे ही रिम्स के ही एक डॉक्टर समेत कई सनातनियों ने विरोध किया तो रिम्स को पीछे हटना पड़ा और अपने आदेश को वापस लेना पड़ा। लेकिन इस आदेश के जारी होने और रद्द होने के पीछे भी एक इनसाइड स्टोरी छिपी है। धर्म योद्धा का कहना है कि अगर ये प्रतिबंध लड़ाई के कारण है तो रिम्स प्रशासन इसके लिए सुरक्षा सख्त करे, क्योंकि सड़क हादसों के बाद सड़क बंद नहीं की जाती बल्कि सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इसके साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि धर्म विरोधी इस प्रतिबंध से ये जानने का प्रयास कर रहे हों कि कितने हिंदू अभी भी अपने धर्म और राष्ट्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और कितने हिंदू अभी भी सोए हुए हैं। देश के अंदर हिंदू पूजा पर प्रतिबंध लगाना इरफान अंसारी की इस्लामिक मानसिकता और इरफान जैसे कई कट्टरपंथियों की विचारधारा को उजागर करता है। लेकिन जब तक एक भी सनातनी है तब तक कोई भी इरफान, पठान, खान और अंसारी सनातन और हिंदू आस्था का बाल भी बाका नहीं कर सकता है और ना ही हिंदुस्तान का। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, एक सवाल झारखंड से है, वहाँ मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान, उन्होंने सरस्वती पूजा को रोक लगाने की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, ये निश्चित तौर से वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये संविधान हमारा सभी को अपना धर्म और पूजा करने का अधिकार देता है। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो जिस तरह से सरस्वती पूजा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में सभी जगह संडे में छुट्टी होती है, वो फ्राइडे जुमा के दिन कर रहे हैं, तो वो निश्चित तौर से गैर संवैधानिक कार्य कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। चलिए, खबर आपको हमने बताई। अब इस खबर पर हमने आपसे पोल के माध्यम से जो प्रश्न पूछा वो भी आपको बता दें। सनातन विरोधी है इंडी गठबंधन, हाँ या ना में जवाब देना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपसे सवाल पूछा तो जवाब क्या आया? 97% लोग कहते हैं हाँ, इंडी गठबंधन है सनातन विरोधी। महाराष्ट्र के नागपुर में बांग्लादेश है। महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित बांग्लादेश नाम की बस्ती इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बस्ती का नाम जो बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद रखा गया था, अब विवाद का केंद्र बन गया है। अब देखिए, विवाद का केंद्र तो बन गया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नाम के कारण बस्ती पर एक नकारात्मक छवि बन गई है। इनका आरोप है कि इस नाम ने वास्तविक बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां आकर बसने का अवसर दिया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों का मानना है कि बस्ती का नाम बदलना जरूरी है ताकि इससे जुड़ी किसी भी नकारात्मकता को खत्म किया जा सके। उनका सुझाव है कि बस्ती का नाम नाइकवाड़ी रखा जाए, क्योंकि ये जमीन पहले नाइक परिवार की थी। इसके समर्थन में बस्ती में जगह जगह बैनर लगाए गए हैं और एक संगठित मुहिम चलाई जा रही है। नागरिकों का यह भी कहना है कि बस्ती का नाम बदलने से स्थानीय संस्कृति और पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना है कि इस बदलाव से बस्ती को एक नई शुरुआत मिल सकती है और इससे जुड़े विवाद को खत्म किया जा सकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा केवल नागपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है। ऐसे में इस बस्ती का नाम बदलने की मांग केवल एक सांकेतिक कदम नहीं है, बल्कि ये स्थानीय निवासियों की अपनी संस्कृति और समाज को सुरक्षित रखने की पहल भी है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस मांग को कैसे लेता है और क्या इस मामले में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल स्थानीय लोगों की आवाज ने इस मुद्दे को बड़े स्तर पर चर्चा में ला दिया है।
हमारी वरिष्ठ संवाददाता स्नेहल जोशी जो वहां पर मौजूद हैं, उनके एक ग्राउंड रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं ताकि आप मामले की गंभीरता को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए आपको स्नेहल का वो वॉक थ्रू दिखाते हैं। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिन संविधान के निर्माण के बाद मनाना शुरू हो गया। संविधान में लिखा है जो विवादित बातें होती है उसे हटाना चाहिए और इसी तत्व को लेकर जहाँ जहाँ भी विवादित नाम है वहाँ मोदी सरकार ने उसको बदल दिया है। ऐसे में नागपुर शहर के बांग्लादेश एरिया जो है, ये बांग्लादेश बस्ती, ये भी एक विवादित बस्ती है क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और बांग्लादेशी घुसपैठी पूरे देश में आकर जिस तरीके से लव जिहाद, लैंड जिहाद कर रहे हैं, अपने बेटियों को जिस तरीके से वो बर्बाद कर रहे हैं, अपने देश को जिस तरीके से हमारा जो संसाधन है उसे बर्बाद कर रहे हैं, इसी को लेकर नागपुर के बांग्लादेशी जो तालाब के पास रहने वाले बांग्लादेशी बस्ती के जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि इस बस्ती का नाम भी बदल दिया जाए। एक्शन एनजीओ के माध्यम से आज पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगह पर आज इस नाम को बदलने की मांग को लेकर बैनर लगाए गए हैं। सचिन बिसेन जी हमारे साथ हैं। भैया क्या बताएंगे इस बैनर को लेकर या फिर अपनी मांग को लेकर क्या बताना चाहेंगे? देखो 1965 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ, उसको लेकर के इस बस्ती के नाम का जो बांग्लादेश का जो कलंक है इस बस्ती को थोपा गया। बांग्लादेश जो है एक विवादित जो देश है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है, पूरे भारतवर्ष में उसने ताई मचा के रखी है। और आप तो देखेंगे वहाँ के जो घुसपैठी है, बहन बेटी और साथ में धन और बाकी संचयन पे भी जो घुसपैठी इन्होंने डाल के रखे, उसको लेकर के जो कलंक है बांग्लादेश बस्ती, ये जो कलंक, इस नाम का जो कलंक है, जो बस्ती के नाम पे जबरदस्ती ठोका गया है, जो बस्ती है नायकवाड़ी या नाइक तालाब जिसके नाम से फेमस होना चाहिए था, वो एक विवादित जो है बांग्लादेश इसके नाम पे फेमस हो चुकी है। आप जानते होंगे कि बांग्लादेश जो है घुसपैठी है, ये भारतवर्ष को कितना परेशान करे। भारत, महाराष्ट्र, विशेष करके नागपुर, इसमें इतने ज्यादा प्रमाण में यहाँ पे बढ़ चुके हैं। विशेष जो हमारा उत्तर नागपुर है, जो बांग्लादेश जो बस्ती का जो नाम रखा गया, उनको लगता है कि उनके बाप का ही देश है। मैं भास्कर बराते, माजी नगर सेवक। ये बांग्लादेश ये नाम है, ये हमारे एरिया के नाम से कलंक है हमारे पे। हमको यहाँ पे लोगों को लगता है, हम जब बताते कि हम बांग्लादेश में रहते हैं तो उनको लगता है कि ये बांग्लादेशी लोग हैं क्या, आप बांग्लादेशी है क्या, बांग्लादेश में रहते हैं। तो हम हिंदुस्तानी लोग हैं, भारत के निवासी है, सनातन धर्म के हैं, और हमको बांग्लादेश बोल के ये नाम हमारे पे एक कलंक है। ये नाम तुरंत बदलाने की मांग शासन से जो समिति कर रही है, उसका मैं पहले तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। और ये जो जगह है, ये नगर नायक काड़ी जी की जगह है, वो जगह पे लोग बैठे हैं। नगर नायक काड़ी जी अभी सबको सैलरी भी मार के दे रहे हैं। तो ये जगह का नाम सर्वसम्मति से सभी से ये लिया जाए, राय लिया जाए क्या नाम रखा जाए। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मत नाम मैंने बोला वो नाम रखा जाए, ऐसा मैं वो बात से सहमत नहीं हूँ। जो सबके सर्वसम्मति से नाम हो वो नाम रखा जाए। मगर मेरी इच्छा है कि बांग्लादेश ये नाम बदलने के लिए जनजागृति किया जाए। और सबसे पहले समिति को मेरा आह्वान है, और हम तहे दिल से मदद करना चाहते हैं कि जो बोर्ड लगे हैं और जो बोर्ड पे बांग्लादेश लिखा है, जहाँ अपने लोगों ने वो सबसे पहले बदला के एक पेंटर लेके वहाँ पे बिल्कुल नाइकवाड़ी, नाइक तालाब पहले किया जाए। तो भाई अगर महाराष्ट्र में बस्ती है, नागपुर में बस्ती है, उसका नाम बांग्लादेश अगर गलती से रख भी दिया गया तो अब तो उसको बदल देना चाहिए। क्यों भारत के अंदर किसी जगह का नाम बांग्लादेश रखा जाए? और बांग्लादेश कैसे? देखिए, बांग्लादेश ने जो अपनी फजीहत करा दी है, जो सनातनियों का विरोध वहाँ पर होता है, जो हत्याएँ होती हैं, जो प्रताड़ित किया जाता है। सोचिए कभी वहाँ पर हिंदू रहते थे और आज क्या स्थिति वहाँ पर हो गई है। ऐसा नाम जब भारत में रहेगा तो भाई एक गलत संदेश तो जाता ही है, और बांग्लादेशियों को एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है जो वहां से भाग के घुसपैठ करके यहां पर आते हैं और फिर यहां पर भी उत्पात मचाते हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। ब्रेक के उस पार बात करेंगे उत्तराखंड की और यूसीसी की। भाई आज से लागू हो गया है उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता, यानी यूसीसी आज से लागू हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिसके बाद अब यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। बता दें कि 27 जनवरी को यूसीसी लागू किए जाने की तारीख पहले से तय थी। पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा, आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। ड्राफ्ट बनाने में टीम ने कड़ी मेहनत की है। हमने जनता से किया वादा पूरा किया है।
यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। बताया कि आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है और ये केवल हमारे राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए आज ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। और आपने मुझे कहा कि मैं निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास है, मेरे साथ हमारे सभी साथियों का प्रयास है, हमारे सभी विधायकों का भी प्रयास है। उन्होंने भी इस विधेयक को बनाने में अपना योगदान दिया और उससे बड़ी बात कि आप सब लोग। तो देखिए, बीजेपी ने किया था वादा। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को प्रमुख चुनावी वादे में रखा था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट की पहली बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उसका मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर मोहर लगा दी गई थी। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर यूसीसी से क्या क्या बदलेगा, क्या क्या बदलाव आएगा यूसीसी से। मैं आपको बताता चलता हूं और आपको ग्राफिक्स भी हम दिखाते हैं। बता दें कि उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुष और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। तो देखिए क्या क्या बदला है। 60 दिन के अंदर शादी को रजिस्टर करवाना अनिवार्य यहां पर होगा। और क्या है, लिव इन रिलेशनशिप्स के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। तो लिव इन रिलेशनशिप्स में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। लिव इन में पैदा हुए बच्चे वैध घोषित किए गए हैं। रूढ़िवादी तरीकों से नहीं हो सकेगा तलाक, कि कब केवल बोल दिया उससे तलाक नहीं हो पाएगा। बहुविवाह और हलाला पर बैन लगेगा, लग चुका है। अब यूसीसी को लेकर गठित की गई थी विशेषज्ञ समिति। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 27 मई 2022 को विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी, जिसने लगभग 1.5 वर्ष में कई वर्गों से बातचीत के आधार पर 4 भाग में तैयार अपनी रिपोर्ट 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को सौंपी थी। अब रिपोर्ट के आधार पर फरवरी यानी 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हुआ और उसके 1 महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति जी ने भी उसे अपनी मंजूरी दे दी। तो ये खबर भी हमने आपको बताई, यूसीसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला। समान नागरिकता के लिए समान कानून की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन वक्फ को मत भूल जाइएगा। यह मुद्दा अब जो अगला है वो वक्फ का है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में संयुक्त संसदीय समिति ने सोमवार को एनडीए नेताओं द्वारा प्रस्तावित सभी 12 संशोधनों को यानी जो अमेंडमेंट्स हैं उनको स्वीकार कर लिया है। विपक्षी नेताओं द्वारा पेश किए गए बदलाव को अस्वीकार कर दिया गया। दरअसल ये विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और इसमें देश में मुस्लिम धर्मार्थ संपत्तियों के प्रबंधन के तरीके में 44 विवादास्पद परिवर्तन जो हैं वो करने का प्रावधान है। जेपीसी की बैठक में इस बिल में कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी मिली है। बिल में कई बदलावों को मंजूरी मिली है, वो मैं आपको बताता चलता हूं। ये हमारा मेन पॉइंट्स क्या है इसमें। इस बिल में पहले प्रावधान था कि राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्य अनिवार्य होंगे। अब इसमें बदलाव किया गया है। अब सदस्यों को अलग कर दिया गया है, जिसका मतलब है कि वक्फ परिषदें चाहे राज्य स्तर पर हों या अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम 2 सदस्य होंगे जो इस्लाम धर्म से नहीं होंगे। एक अन्य संशोधन के अनुसार अब कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकार की ओर से नामित अधिकारी करेगा, जबकि मूल मसौदे में यह फैसला जिला जो कलेक्टर है उस पर छोड़ा गया था।
ये बदलाव भी पारित हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन परिवर्तनों के अलावा 11 अन्य परिवर्तन सत्तारूढ़ भाजपा के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या और अपराजिता सारंगी शामिल थे। अन्य 11 बदलावों में से एक परिवर्तन को देखिए तेजस्वी सूर्या ने समिति के सामने रखा, जो यह निर्दिष्ट करता है कि भूमि दान करने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को यह दिखाना या प्रदर्शित करना होगा कि वो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का पालन कर रहा है, और यह भी स्वीकार करना होगा कि ऐसी संपत्ति के समर्पण में कोई साजिश शामिल नहीं है। अब क्या बोले बीजेपी सांसद, आपको बता दें, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि गरीब मुसलमानों को हक दिलाने तथा कांग्रेस पार्टी के वोट बैंक की राजनीति के कारण हिंदू समाज को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश को बेनकाब कर आज संसद की संयुक्त समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया। अब ये कानून बनेगा। देखिए कब पेश होगी रिपोर्ट। रिपोर्ट्स की माने तो 14 बदलावों को स्वीकार करने की पुष्टि के लिए मतदान 29 जनवरी को होगा। माना जा रहा है कि जेपीसी की अंतिम रिपोर्ट 31 जनवरी तक प्रस्तुत की जा सकती है। वक्फ बिल पर बनी समिति को पहले 29 नवंबर 2024 तक रिपोर्ट पेश करने की डेडलाइन दी गई थी। हालांकि बाद में इस समय सीमा को बढ़ाकर 13 फरवरी कर दिया गया है। खास बात यह है कि 13 फरवरी बजट सत्र का आखिरी दिन भी है। जेपीसी की बैठक में कई बार जोरदार हंगामे की खबरें आई हैं और हंगामे की भेंट चढ़ी है बैठकें। कुछ दिनों पहले हुई बैठक में जगदंबिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर उन्हें गाली देने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया था। वहीं पिछले साल 22 अक्टूबर को बैठक के दौरान कई नेताओं के बीच मारपीट की नौबत आ गई थी। झड़प के दौरान कल्याण बनर्जी ने वहां रखी कांच की पानी की बोतल उठाकर मेज पर मारी और गलती से खुद को भी चोटिल कर लिया था। तो विपक्ष देखिए कैसे तिलमिला गया और हाथापाई की स्थिति हो जाती है, बोतलें चल जाती हैं। सोचिए माननीय जो नेताओं के द्वारा, तो क्या ही होगा। हमारे वरिष्ठ संवाददाता और दिल्ली के ब्यूरो चीफ सौरभ तिवारी ने जगदंबिका पाल जी से खास बातचीत की है। जरा आपको वो भी सुनाते हैं क्या कुछ हुई है बातचीत जेपीसी को लेकर, वक्फ को लेकर। जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल जी हमारे साथ हैं। जगदंबिका पाल जी, जिस तरह से अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि आप लोग दिल्ली चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ये बिल को जल्द से जल्द पेश करना चाहते हैं सदन में। देखिए, ये सरकार, लोकसभा का चुनाव हो चुका है और देश की जनता ने इस सरकार को जनादेश दे दिया है। फिर से नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो अब एक दिल्ली का चुनाव नहीं है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कानून बनाया जा रहा है वक्फ पे, वो वक्फ का कानून बेहतर हो, जिस उद्देश्य से बनाया जाए उसको लाभ मिले, ना कि वक्फ की कहीं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है उसको वक्फ क्लेम कर दिया, कहीं कर्नाटक के किसानों की है उसको वक्फ की प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया, कहीं चर्च है तमिलनाडु का। तो इस चीज़ों का पटाक्षेप हो, इसलिए हर वक्फ की प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो, उसको वामसी पोर्टल पे अपलोड किया जाए, जिससे कि पूरा एक वक्फ का डिस्प्यूट ख़त्म हो और वक्फ वही माना जाए जो किसी की डेडिकेटेड प्रॉपर्टी हो, उसने वक्फ किया हो। इसलिए इसको जेपीसी को रेफ़र किया और जेपीसी ने इसमें देश के करीब 111 घंटे हमने बैठकें किया, 36 बैठकें हमने दिल्ली में की और देश के सभी राज्यों में हम गए हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, असम है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है। और वहाँ पे फिर हमने स्टेक होल्डर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर से, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, इस्लामिक स्कॉलर से, सबसे मिले। तो एक बेहतर कानून बनाने की कोशिश है। आज क्लॉज बाई क्लॉज की बैठक थी, जो 44 संशोधन सरकार लेकर के आई थी। उस पर हमने 25 तारीख तक सभी माननीय सदस्यों को हमने संशोधन के लिए आमंत्रित किया था और वो संशोधन आज हमने क्लॉज बाई क्लॉज पे एक संशोधन को प्रस्तुत किया, उस पर डिस्कशन और हमने वोट के लिए कहा। वो संशोधन जो बहुमत से हुए उसको अडॉप्ट किया गया और जो अल्पमत में थे उनको टर्न डाउन किया गया। तो ऐसे 25 संशोधन 14 सेक्शन या 14 क्लॉजेज पे
आज हुआ है। अब इसको हम लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजेंगे, फिर वहाँ से वो रिवाइज होके आएगा। 29 तारीख को फाइनली हम इसको अडॉप्ट करेंगे और हम आने वाले दिनों में रिपोर्ट को भी अडॉप्ट करके स्पीकर साहब से आग्रह करेंगे कि इसको हमको प्रस्तुत करने का समय दे दें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वक्फ बनी जेपीसी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल साहब, इन्होंने वक्फ को लेकर सुदर्शन न्यूज़ से खास बातचीत की। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। चलिए, जगदम्बिका पाल जी से खास बातचीत आपने सौरभ तिवारी हमारे वरिष्ठ संवाददाता और ब्यूरो चीफ की देखी। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में छाए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद से उनके फैसलों और घोषणाओं से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। प्रवासियों के मामलों को लेकर अब अमेरिका और कोलंबिया के बीच विवाद बढ़ता दिख रहा है। प्रवासियों के मामलों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के बीच तीखी नोक-झोंक देखने को मिली है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब अमेरिका से प्रवासियों को लेकर आ रहे 2 विमानों को कोलंबिया ने अपने देश में उतरने से रोक दिया कि भाई हमारे यहां नहीं उतरोगे। इसके बाद अमेरिका ने कोलंबिया के खिलाफ कार्रवाई की। कोलंबिया के राष्ट्रपति पेट्रो ने जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका हम पर भी कभी भी शासन नहीं करेगा। व्हाइट हाउस ने बाद में ये कहा कि शर्तों पर सहमति जताने के बाद ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंधों को स्थगित कर दिया है। वैसे अब ये तो साफ है कि ट्रंप और पेट्रो के बीच रिश्ते खराब हो गए हैं। अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता अमेरिका। अब कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने यह कहा कि अमेरिका कोलंबियाई प्रवासियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता। मैं कोलंबियाई प्रवासियों को ला रहे अमेरिकी विमानों को हमारे क्षेत्र में प्रवेश को स्वीकार नहीं करता हूं। पेट्रो ने कहा कि उनकी सरकार अमेरिका से निर्वासित प्रवासियों को लाने वाली उड़ानों को तब तक स्वीकार नहीं करेगी जब तक कि ट्रंप प्रशासन उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार वाला एक प्रोटोकॉल नहीं अपनाते। पेट्रो ने ये कहा कि ट्रंप का आलोचना कैसे करी वो भी आपको बता दूं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों, उनके दृष्टिकोण और उनके कथित नस्लीय रवैये की जमकर आलोचना की है। ये हाल तब है जब कोलंबिया ऐतिहासिक रूप से लैटिन अमेरिका में वॉशिंगटन के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है और उसका संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। देखिए, पेट्रो ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा कि पेट्रो के फैसले ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। ट्रंप ने लिखा कि यह सिर्फ शुरुआती कदम है। हम कोलंबिया सरकार को अमेरिका में जबरन घुसे अपराधियों को स्वीकार करने और उनकी वापसी संबंधी उसके कानूनी दायित्वों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं देंगे। अमेरिका ने कोलंबिया सरकार के सभी पार्टी सदस्यों के परिवार के सदस्यों और समर्थकों पर वीजा प्रतिबंधों की भी घोषणा की है और इसी के साथ ट्रंप ने कहा कि ये उपाय तो सिर्फ एक शुरुआत है। अब पेट्रो ने भी तीखा जवाब दिया है। ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के कुछ घंटे के बाद ही पेट्रो ने एक्स पर पोस्ट करा है, लंबी पोस्ट लिखी है। उन्होंने कहा, मुझे अमेरिका की यात्रा करना पसंद नहीं है, ये थोड़ा उबाऊ है। उन्होंने लिखा कि ट्रंप लालच के कारण मानव प्रजाति को मिटा देंगे। शायद एक दिन विस्की के एक ग्लास पर, जिसे मैं अपने गैस्ट्राइटिस के बावजूद स्वीकार करता हूं, हम इस बारे में खुलकर बात कर सकते हैं, लेकिन यह मुश्किल है क्योंकि आप मुझे एक निम्न जाति मानते हैं और मैं ऐसा नहीं हूं, ना ही कोई कोलंबियाई है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो जिद्दी हो तो मैं बस वो हूं बस। और पेट्रो ने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा कि आप अपनी आर्थिक ताकत और अहंकार के साथ तख्ता पलट की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, खबरें और भी थी, विस्तार से आपको बताना था ट्रंप ने किस किस को डरा के रखा हुआ है और कैसे उनके आते ही इजराइल और गाजा में हड़कंप मच गया। लेकिन समय इतनी ही अनुमति देता है आपके साथ संवाद करने की। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।